गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सेट में लगाते हैं और उसी के दौरान आज हम सेट 19 लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 18 तक लगा दी। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह से हम डेली के डेली क्या करते हैं तो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? आज का पहला प्रश्न बोल रहा है कि जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है उस अणु का आकार कौन सा है? मतलब कि अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, अष्टफलकीय होता है, समतलीय होता है या चतुष्फलकीय होता है? मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यदि आप केमिस्ट्री में ये पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री में जब आप कार्बन चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ पे क्या पढ़ाया गया था? वहाँ पे पढ़ाया गया था आईयूपीएसी पर नंबर पढ़े होते हैं। आईयूपीएसी में क्या पढ़ाया जाता है? आईयूपीएसी में एक पढ़ाया जाता है कि कार्बन के नंबर को याद करने के लिए एक सीरीज दिया जाता है। उस सीरीज में होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्नोन, डेक। लगभग 10 तक याद करवाया जाता है। उसे आगे भी नंबर होता है बट उतना हमको याद करना नहीं होता है। बेसिकली 10 तक हमको काम आ जाता है। यदि आप छठे नंबर पे जाइएगा तो वहां पे आता है हेक्स और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? हेक्सा दिया हुआ है। और ये दोनों वर्ड मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 नंबर बात से हो रहा है और यहाँ पे सल्फर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सल्फर होगा और कहीं नहीं कहीं हेक्सा फ्लोराइड है, मतलब कि फ्लोरीन का 6 अणु होगा। क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि सल्फर होगा और क्या है? सल्फर होगा और फ्लोरीन के 6 अणु कहीं नहीं कहीं यहाँ पे होगा। और यदि हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, जहां कि हमको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अणु का आकार या कौन सा अणु का आकार कौन सा है, तो इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, मतलब कि अणु का आकार कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? सल्फर जो होता है ना, ये सल्फर बीच में होता है और इसके फ्लोरीन, आपको पता होगा कि सल्फर के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता होगा कि सल्फर जो है वो थर्ड अति का, मतलब कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और यदि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ये अष्ट, मतलब कि आपको पता होगा कि जो अष्टक का नियम है वो सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट तक लगता है, लेकिन ये कहाँ है? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और यदि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ये क्या होगा? 8 से अधिक क्या कर सकता है? 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और वैसा ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे इसके क्या है, मानिए कि यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से सजा देते हैं। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। और आपको पता होगा कि निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। उसी तरह यहाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आपस में रिपेल करता है। तो हमको इस तरह से सजाना है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को रखना है कि आपस में रिपेल ना करे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से फ्लोरीन को लाएंगे। यहाँ पे क्या है? 6 फ्लोरीन है। हम 6 फ्लोरीन को कुछ इस तरह से सजा देंगे, मतलब कि फ्लोरीन को कुछ हम इस तरह से सजा देंगे कि एक त्रिभुज, आपको पता चला होगा कि इस स्ट्रक्चर को देख के आपको कैसा लग रहा है? इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है जैसे कि कोई रेक्टेंगल हो। क्या हो? कोई रेक्टेंगल, मतलब कि रेक्टेंगल कितना डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो ये रेक्टेंगल के एंगल पर रख देंगे तो ये क्या होगा? बहुत ही कम रेपल करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्लोरीन को रख देंगे। आपको पता होगा कि फ्लोरीन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है अंतिम कक्षा में? फ्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्लोरीन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आपको पता होगा कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और क्या आता है? 1s2 2s2 और 2 2 4 और 2p5 आता है। क्या आता है? 2p5 आता है। तो 5 4 9, मतलब कि यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा को देखिए तो 2 और 2 और क्या है? 5 2 7, मतलब इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे अभिक्रिया कर लिया। आप इसी को सेम सब में कर सकते हैं। और ये जो एक एंगल होता है, दूसरा एंगल होता है, इस दोनों एंगल के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसके बीच में कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब कि सब अपने में कितना होता है? 90 डिग्री पे होता है। इसको एक्सियल बोलते हैं और इसको एक्सियल बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि अणु का आकार कौन सा है? तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। वही हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है अष्टफलकीय। क्या होता है? अष्टफलकीय। ये वीडियो रिकॉर्डेड बनाया जा रहा है। ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड बना रहा है। जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पहले जवाब देखना है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा है, तो आप लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम अति में देख रहे हैं।
रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोगों को लगना चाहिए कि लाइव है, सर पढ़ा रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जवाब देते रहना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, और उसके बाद तो हम जवाब बताएंगे। आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिएगा, और जितने लोग भी वीडियो को देखिएगा लाइक करिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमको मोटिवेट मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, इस तरह से पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। यही एक जरिया है पढ़ाने का, जितने लोग ज्यादा देखेंगे उतना ही हम लोगों को थोड़ा अच्छा फील होता है। सो आप ये कोशिश कीजिएगा। तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी को कमेंट में बताया है, उन सभी का जवाब क्या है, उन सभी का जवाब सही होगा, अष्टफलकीय है। वही बात करें कि इसका एंगल की बात बता दिए। यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी पूछ लेता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। इसका क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सब क्वेश्चन तो बेसिकली जेई नीट या एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे ये सब पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यदि आपके सेट में या यदि बिहार डीएलएड ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मानिए कि बहुत अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए। और ये आप मानिए कि ये क्वेश्चन आप एनडीए या रेलवे का भी तैयारी करते तो वहां पे क्वेश्चन आ जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयारी करते रहना चाहिए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, मतलब कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप की खोज की थी। न्यूटन साहब थे, जेम्स वाट था, रदरफोर्ड थे, या गैलीलियो गैलीली साहब थे। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या टेलीस्कोप का खोज किया है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर का जवाब दीजिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, और इसके बाद आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हम बता रहे हैं। तो टेलीस्कोप के खोज करने वाले थे गैलीलियो गैलीली साहब। कौन थे, गैलीलियो गैलीली साहब थे, और उन्होंने 1609 में, कब किए थे, 1609 में क्या किए थे, 1609 में टेलीस्कोप का खोज किया था। लेकिन ये नहीं है कि सबसे पहले यही खोज किए थे, इनसे पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1608 में खोज किया था। उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, शायद हंस करके कुछ है, हंस करके कुछ, आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने 1608 में लेंस के द्वारा खोज किया था, और उन्हीं के हाथी को खोज कर देखकर गैलीलियो गैलीली साहब ने क्या किए थे, 1609 में खोज किए थे। लेकिन जो गैलीलियो गैलीली साहब ने जो टेलीस्कोप का निर्माण किया था, खोज किए थे, ये इनसे अच्छा किए थे, जो 1608 में किए थे इनसे अच्छा किए थे। और इन्होंने अंतरिक्ष को देखा, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि सूर्य में धब्बा होता है, चंद्रमा में धब्बा होता है। इसके अलावा अलग अलग ग्रहों को सबसे पहले देखने वाले कौन थे, तो वो थे गैलीलियो गैलीली साहब। मतलब कि खोज तो ये भी किए थे, लेकिन अच्छी खोज, मतलब कि गैलीलियो गैलीली साहब। उसके बाद न्यूटन साहब ने भी किया। न्यूटन साहब के तो हर जगह पे हैं, आप मैथ में भी पढ़ेंगे न्यूटन का फॉर्मूला, यदि आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, यदि आप नहीं पढ़े तो पढ़े होंगे। न्यूटन का फॉर्मूला मैथ में भी पढ़ाया जाता है, ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में है, ये सभी जगह पे घूमते रहते हैं। मतलब कि न्यूटन साहब मानिए ना कि ये सभी जगह अपना और सभी जगह पे बना के रखे हुए न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन साहब सभी जगह पर है, इन्होंने भी टेलीस्कोप का खोज किया, लेकिन ये एडवांस लेवल पर खोज किया और बहुत बाद में जाकर खोज की। लेकिन उससे पहले गैलीलियो गैलीली साहब ने खोज कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। मतलब कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले कौन थे, राइट ब्रदर्स थे, जेम्स वाट थे, हम्फ्री डेवी थी, या वॉन ब्राउन थे। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप इसको जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है, जीके जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट ब्रदर आंसर बता दिए कि हवाई जहाज का खोज किसने किया था, इस सदी में हवाई जहाज का खोज किसने किया था। तो जैसा कि अभी हम बताए कि राइट ब्रदर्स क्या थे, आपको पता चल रहा है। ब्रदर्स मतलब कि भाई, ब्रदर्स से पता क्या चल रहा है, भाई मतलब कि वो लगभग नहीं, वो दो भाई थे। दो भाइयों ने मिलकर क्या किया था, उन्होंने खोज किया था। कब किया था, 1903 में किया था। कब किया था, 1903 में किया था। और ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। ये अमेरिका के थे, एक गैराज में काम कर रहे थे, और इनको था वो पक्षी को उड़ते देख और अलग अलग चीज को उड़ते देख इनको भी शौक हुआ कि कुछ ऐसा चीज बनाए जो उड़ सके। और उसी को नजर में रखते हुए क्या किए थे, उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया था। लेकिन ये पहले व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि अभी हम बताएं कि गैलीलियो गैलीली साहब पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया। उसी तरह राइट ब्रदर्स पहले व्यक्ति है जो हवाई जहाज का खोज किए। लेकिन हवाई जहाज को बनाने में कोशिश करने वाले इससे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति थे। मतलब कि 9वीं सदी में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सोचा कि हाँ हम खोजे, लेकिन वो खोज नहीं कर पाए। लेकिन राइट ब्रदर्स पहले व्यक्ति थे जो 1903 में
क्या क्या हवाई जहाज का निर्माण किया, इसीलिए कह रहा है इस सदी की शुरुआत में, किस सदी, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का कौन किए थे, और ये लगभग 120 फीट की ऊंचाई तक, शायद ये 12 फीट या 120 फीट तक की ऊंचाई तक 12 सेकंड तक उड़ाए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, केसुरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, मतलब कि जो कशेरुकी रज्जु, कशेरुकी रज्जु का अर्थ क्या है, जिन लोगों को पता होगा कि कशेरुकी रज्जु किसको बोलते हैं, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना उसको कशेरुकी रज्जु के भी नाम से जानते हैं। तो जो कशेरुकी रज्जु है उसमें कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती है, मतलब कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसी कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र मतलब कि नर्वस सिस्टम निकलती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जोड़ी में पूछ रहा है, सिंगल में नहीं पूछ रहा है, जोड़ी में पूछ रहा है कितनी जोड़ी निकलती है, 13 जोड़ी हो गया, 31 जोड़ी हो गया, 12 जोड़ी हो गया या 33 जोड़ी हो गया। आप लोगों को जवाब देना है कि ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा सही होगा या डी सही होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, जल्दी जल्दी जवाब दे कि चार्ट के कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। हमको विश्वास है कि आप लोगों ने ऑप्शन सी को बताया होगा कि कशेरुकी रज्जु मतलब कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से 33 जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती है, और वो 33 जोड़ियां कौन कौन होती है, 5-7 तो हमारे गर्दन से निकलता है, 10 हमारे छाती से निकलता है, 5 हमारा यहाँ पे पाया जाता है, क्या बोलते हैं, हमारा जो कमर है वहां पे 5 पाया जाता है, और इसके अलावा 5 और पाया जाता है, कुल्ला कहा जाता है। जैसे कि आप कुल्ला का सुने होंगे कि यहाँ पे कुल्ला पाया जाता है, वहां पे 5 पाया जाता है। वो कुल्ला क्या करता है, हमारे बॉडी के पूरे वेट को संभालता है। और 4 है उसके नीचे, जो हमारा बताते हैं कि हम लोगों का पूर्वज कौन था, बंदर थे, तो उनके पास क्या था, पूछ था, तो वो पूछ में भी 4 पाया जाता है। वो टोटली गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 33 हो जाता है। थोड़ा मोड़ा काउंटिंग मिस्टेक होगा, नहीं तो 33 पूछ जाएगा। प्रतिवर्तित क्रिया, प्रतिवर्तित क्रिया क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग रिएक्शन का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, मतलब कि प्रतिवर्तित क्रिया जो होता है, प्रतिवर्तित क्रियाओं मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में। आप लोगों को जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 5 नंबर का कौन सा सही होगा, प्रतिवर्तित क्रिया। प्रतिवर्तित क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्तित क्रिया हो गया कि आप किसी मतलब कि रिफ्लेक्सिंग एक्शन मतलब कि किसी काम को जल्दी करना। जैसे कि मानिए कि हमारा, आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन के बाद एक ब्रेन का हेल्पर भी जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, रीढ़ का हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कशेरुकी रज्जु अभी जिसको बात किए उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन का हेल्प करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, मानिए कि आप बात कर रहे हैं किसी से और आप खाना भी बना रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, लेकिन बात करिएगा तो आपका ब्रेन कहाँ होगा, बात की ओर होगा, और आप बात करते करते आप गलती से तवा या आप जो गर्म पदार्थ है उसको छू देते हैं, तो आपका ब्रेन तो क्या है, आपका ब्रेन अभी बात करने में लगा हुआ है, किसी चीज को देखने में लगा हुआ है, लेकिन आपका ब्रेन अभी खाना उस सटा उस पे कांस्टेंट नहीं है। तो आपका ब्रेन के जगह पे वहां पे कौन काम करेगा, आपके ब्रेन के जगह पे आपका काम करेगा हेल्पर ब्रेन। और हेल्पिंग ब्रेन का काम कौन करता है, हमारा कशेरुकी रज्जु, हमारा रीढ़ का हड्डी। तो रीढ़ का हड्डी क्या करेगा, हमारा स्किन टच किया, हमारा स्किन टच हुआ, हमको स्किन को क्या हुआ, गर्म महसूस हुआ, यदि गर्म महसूस हुआ तो ये किसको भेजेगा, जो तंत्रिका तंत्र हमारे जो नस में पाया, तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन में ही पाया जाता है, मतलब कि जो सेंसर पाया जाता है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो क्या करता है, उसको भेजता है। वो किसको भेजेगा, रीढ़ की हड्डी को भेजेगा। रीढ़ की हड्डी क्या बोलता है, जल्दी हटाओ, मतलब कि यदि हाथ जल रहा है तो तुम क्या करोगे, हटाओगे कि क्या कहेगा कि छूले रहो, तुम उसको हाथ को जला देना है। ये थोड़ा ही हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि हाथ को हटाओ। वो क्या देता है संदेश कि अपने हाथ को हटाओ, जल्दी हटाओ। आप हाथ को जल्दी हटाइएगा तो ये कौन देता है, ये जो आती है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया, ये जो संदेश भेजा वो कौन भेजता है, ये भेजता है रीढ़ की हड्डी, मतलब कि कशेरुकी रज्जु भेजता है। कौन भेजता है, कशेरुकी रज्जु भेजता है। और इस बात को कब पता चलता है, मतलब कि मानिए कि आप जब हाथ हटा लिए तो आपको अचानक क्या हुआ, हीट महसूस हुआ, आपको लगेगा कि जल गया, तो आपको ब्रेन का नजर आया, उसके बाद वो तो काम कर दिया, वो तो बोल दिया कि हटाने के लिए। इसके बाद ये डोरा किसको संभालना है, ब्रेन को संभालना है, क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा काम कौन संभालता है, ब्रेन संभालता है। तो रिफ्लेक्सिंग एक्शन का काम कौन करता है, कशेरुकी रज्जु करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि से थोरैक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा, मतलब कि थायराइड ग्रंथि जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है, उस थायराइड ग्रंथि से थोरैक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, FSH, LTH या ACTH। मतलब कि मतलब कि जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि से थोरैक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित करता कौन है, मतलब कि उत्तेजित कल ही बताते, उत्तेजित कल के लाइव क्लास में हम बताते कि उत्तेजित करने का अर्थ क्या है, उसको कौन बोलता है कि निकालने के लिए, मतलब कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी को, ताप को, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थायराइड करता है। लेकिन इसको कौन देगा, कोई तो बोलेगा कि हाँ, मतलब मानिए कि हमको बाल्टी को भरना है,
बाल्टी को भरना है, तो बाल्टी को भरने के लिए कुछ तो हमको संदेश देना पड़ेगा, या पंखा को चलाना है, सॉरी बाल्टी को भरना छोड़िए, पंखा को चलाना है, तो पंखा को चलाने के लिए हमको स्विच को तो ऑन करना पड़ेगा ना। तो स्विच को ऑन करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे स्विच को ऑन करने का काम करता है टीएसएच। क्या करता है, टीएसएच। टीएसएच क्या करता है, टीएसएच वो उसको एक तरह का क्या हार्मोन है, वो हार्मोन कहाँ जाता है, थायराइड में जाता है, और उसके बाद ही थोरैक्सिन निकलता है। तो कौन है, टीएसएच है। तो टीएसएच क्या करता है, ये उसको उत्तेजित करता है, किसके लिए, मतलब कि हम जब स्विच ऑन किए तो वो क्या करता है, स्विच ऑन उसको उत्तेजित करता है पंखा को चलने के लिए, लाइट को बढ़ने के लिए। उसी तरह टीएसएच क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है। मानिए कि टीएसएच क्या है, टीएसएच एक स्विच है, और ये थोरैक्सिन क्या है, ये बल्ब है, जल जाएगा। जैसे ही हम टीएसएच निकालेंगे ये बढ़ जाएगा, लेकिन ये टीएसएच को कौन कंट्रोल करता है, ये टीएसएच को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि। हम जैसा कि ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, यदि जो इंसान नहीं जानता पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि, जो हमारा यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे गड्ढा, थोड़ा गड्ढा टाइप का है ना, ये किसके कारण पाया जाता है, यहाँ पे आपका पीयूष ग्रंथि होता है। आपके बॉडी में जितने भी ग्रंथि है उसको संभालने का काम कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, मतलब कि जो निषेचन मतलब कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो कहां पर होती है, गर्भाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है, अंड ग्रंथि में होता है, या योनि मार्ग में होता है। जल्दी जल्दी जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निषेचन का क्रिया, फर्टिलाइजेशन का क्रिया कहां कंप्लीट होता है, अंडवाहिनी में, अंड मार्ग में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में, या गर्भाशय में। जल्दी जल्दी 7 का ऑप्शन कौन सा सही है, ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी जल्दी। निषेचन की क्रिया कहां पर समाप्त होती है, निषेचन की क्रिया कहां होती है, तो जो फर्टिलाइजेशन हमको विश्वास है कि आप लोगों ने जवाब ए बी बताया होगा, अंडवाहिनी में। किसका, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन का क्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं, फ्यूलिपियन ट्यूब। इंग्लिश में जो जानते हैं, इंग्लिश पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं फ्यूलिपियन ट्यूब। फ्यूलिपियन ट्यूब में क्या होता है, फिलिपियन ट्यूब में निषेचन होता है। मैन का स्पर्म और फीमेल का जो एग है, ओवम जो एग होता है, अंड होता है, वो क्या होता है, दोनों जाकर कहाँ पे अति होते हैं, कहाँ पे दोनों का मिलन होता है, वो होता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी क्या है, अंडवाहिनी फिलिपियन ट्यूब है, वहीं पे वो मिलन होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो जाइगोट बनाता है। लेकिन ये अंडवाहिनी और अंड ग्रंथि, देखिए यहाँ पे अंड ग्रंथि दे दिया हुआ है, तो कुछ लोग अंड ग्रंथि में भी फंस जाते हैं। आई थिंक कुछ लोग ऑप्शन बी सी को भी बताए होंगे कमेंट में, तो ऑप्शन सी इसलिए बता देते हैं कि दोनों मैच है, अंडवाहिनी और अंड ग्रंथि। ग्रंथि से क्या पता चलता है, ग्रंथि से यहाँ अर्थ है कि वो अंडा को बनाता है, मतलब कि जो फीमेल का, जैसे कि हमारा मेल स्पर्म बनाता है, मेल का स्पर्म होता है, उसी तरह फीमेल का जो एग होता है वो कौन बनाता है, वो अंड ग्रंथि बनाता है। और अंड ग्रंथि क्या होता है, अंड ग्रंथि बनाता है, तो ये है अंड ग्रंथि, लेकिन वो निकल के कहां जाता है, अंडवाहिनी में। इसको एक एग्जांपल से समझे, तो एग्जांपल से समझ लीजिए कि एक खेत है, और इस खेत में जो फल उग रहा है, जो फल उग रहा है, मतलब कि माने कि अनाज जो हो रहा है, वो अनाज को उगाने का काम कौन करता है, अंड ग्रंथि करता है। लेकिन उस अनाज को ले जाने वाला जो सड़क है, रास्ता है, उस रास्ता को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। मतलब कि ये अंडवाहिनी क्या है, अंडवाहिनी रास्ता है। रास्ता मतलब कि ये जो जो फीमेल का ओवरी एग है, उस एग को ले जाने का काम कौन करता है, ये जो रास्ता होता है, जिस रास्ता से ऊपर जाता है, यह फिलिपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय, कलाई का अर्थ होता है रंग, रंगना। जिन लोगों को पता नहीं होगा कि कलाई का अर्थ क्या होता है, कलाई का अर्थ होता है रंग, रंगना। जब हम पित्तल के बर्तन को कलाई करते हैं, रंगते हैं, तो उसको क्या करते हैं, रंगने से पहले हम उसको गरम करते हैं, उस बर्तन को गरम करते हैं, और उसके बाद सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड, हम इसमें क्या करते हैं, अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। मतलब कि NH4Cl का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, कौन है, अमोनिया का कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी जल्दी जवाब दे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। पूरा कमेंट भर दे कि 8 नंबर का ऑप्शन ये होगा, 9 नंबर का ये होगा, 10 नंबर का होगा। पूरा कमेंट में यही दिखना चाहिए, ए बी सी डी से भर देना है। और ये भी बताना है कि कौन सा ऑप्शन का बता रहे हैं, 8 का ये बता रहे हैं, 9 का बता रहे हैं, 10 का बताना है। ये जरूर इसमें डिनोट कर दीजिएगा, क्योंकि पता चले। और कि इसके अलावा अपना फीडबैक भी देते रहेगा। तो पीतल के बर्तन को जब हम कलाई करते हैं, रंगते हैं, जब हम पीतल के बर्तन को रंगते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उस बर्तन को गर्म करते हैं, जहां के यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था, उसको गर्म करते हैं, और उसके बाद गर्म करने के बाद कलाई करते हैं। यदि हम इसको गर्म करेंगे, और जब हम इसको गर्म करेंगे, NH4Cl को आप जब गर्म कीजिएगा, कुछ इधर ही लिख दिया, इसको इधर लिख देते हैं,
मानिए कि हम क्या किए NH4Cl क्या किए, NH4Cl को जब हम डालेंगे गर्म करेंगे, ये गर्म बर्तन पे जाएगा, तो गर्म बर्तन पे जाने के बाद क्या करता है, ये NH3 मतलब कि अमोनिया में टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन एक बचा, हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है, और ये क्या बना लेता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया गैस का निर्माण होता है। मतलब कि जब हम पित्तल को गर्म करने के लिए पित्तल को जब हम कलाई करने के लिए गर्म करने के लिए कलाई करने के लिए गर्म किए, और जब हम उसको गर्म किए तो उसके गर्म करने के बाद उसके लिए कौन सा प्रयोग किए, हम वहां पे अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किए। किसका उपयोग किए, अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किए। और जब हम इसमें अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किए, ये चूर्ण है, तो ये क्या होगा, ये अमोनिया क्लोराइड चूर्ण गर्म पे पड़ने के बाद ये अपने आप को तोड़ लेता है। आपको पढ़े होंगे कि हीटिंग के बाद ये क्या करता है, ये विघटन हो जाता है, ये अपने आप को तोड़ देता है, और ये तोड़ के किस चीज का निर्माण करता है, NH3 और HCl का निर्माण करता है। तो इससे निकलने वाला धुआं कौन होता है, इससे निकलने वाला धुआं होता है अमोनिया का, अमोनिया नहीं, अमोनिया के साथ HCl भी निकल रहा है, ये नहीं होगा। बी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो इससे निकलता है, मृत जीव से निकलता है। आपको पता होगा कि सड़े गले अपशिष्ट से कौन सा निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, अमोनिया भी निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। ये जो गैस निकलता है, ये धुआं क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे धुआं लिख रहा है, ये धुआं कैसा होता है, ये धुआं व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, जहरीला भी थोड़ा होता है। आपको पता होगा कि ये धुआं कैसे निकला, आपको रिएक्शन भी समझा है, रीजन भी समझा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप बताएं कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम हुआ, हम नेक्स्ट सेशन में, हम ऐसे तो लाइव ही क्लास लेते हैं, आपको पता होगा कि किसी कारण से आज लाइव नहीं ले पाए, तो मतलब कि नेटवर्क इशू ही था, नेटवर्क इशू यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चल रहा है अभी। तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। अपने प्रॉब्लम को बताइएगा, और लाइक तो वीडियो करना भूलिएगा मत। जस्ता का एक आयतन भाग, मतलब कि जस्ता का एक आयतन भाग मतलब कि घनत्व 7100 केजी पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा 8900 केजी पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पित्तल बनता है। पित्तल का घनत्व कितना होगा, यहाँ पे क्या, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जस्ता का एक आयतन भाग, हमको क्या दिया हुआ है, जस्ता का एक आयतन भाग दे दिया हुआ है। तो जस्ता का एक आयतन भाग हम लिख लेते हैं, जस्ता का एक आयतन, जस्ता का एक आयतन है, कितना है, एक आयतन है तो कितना हो जाएगा, 7100 केजी पर मीटर क्यूब है, एक है। यहाँ पे क्या दिया है, और उसके बाद आयतन भाग तांबा से मिले, और दो आयतन भाग तांबा, और यहाँ तांबा के कितना है, तांबा का दो आयतन भाग है, तांबा का दो आयतन, यहाँ तांबा कितना है, दो आयतन है। यदि तो दो आयतन है तो 2 इंटू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 इंटू दिया हुआ है 89,8900 केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, एकदम इजी में समझा रहा है, एकदम बहु वाले का, ध्यान से समझिएगा। 0 ये मत बोलिएगा कि इतना सर बेसिक इतना तो आता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17। तो जब हम इसको गुना किए तो कितना हो गया, केजी पर मीटर क्यूब आ गया। हमको क्या आ गया, हमको तांबा का दो आयतन भाग यहाँ पे दिया हुआ है, ये तांबा का दो आयतन भाग हो गया, और ये किसका है, ये हो गया जस्ता का एक आयतन का भाग हो गया, ये जस्ता का एक आयतन का भाग हो गया, ये तांबा का दो आयतन का भाग हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, इससे मिलने वाला पित्तल का घनत्व, तो पित्तल का घनत्व बोल रहा है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि घनत्व बराबर होता है, क्या होता है घनत्व बराबर, घनत्व बराबर घनत्व बराबर कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन, क्या होता है, कुल द्रव्यमान, जस्ता का तांबा का दो भाग है, तो जब जस्ता का एक आयतन भाग इतना है, घनत्व आयतन भाग का घनत्व इतना, दो आयतन भाग तांबा का इतना, तो मिलने वाला पित्तल बनता है, तो पित्तल का घनत्व कितना होगा। हमको क्या पित्तल का घनत्व पूछा है, जाता जस्ता का एक आयतन भाग, हमको क्या क्या दिया हुआ है, जस्ता का एक आयतन भाग दिया हुआ है इतना, और पित्तल का दो आयतन भाग ये दिया हुआ है, तो इसका कुल द्रव्यमान बता कितना होता है, आप लोग बताइए तो क्या होता है, बताइए तो कितना होता है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, कुल द्रव्यमान बता कितना होता है, कुल द्रव्यमान बटा
कुल आयतन होता है। सही बताए, कुल द्रव्यमान बताए कुल आयतन होता है। और यदि हम इसको निकाले तो कुल द्रव्यमान कितना आ गया, कुल द्रव्यमान आ गया 7100 प्लस 17,800 बटा में कुल आयतन, आयतन कितना हुआ है, एक आयतन यहाँ पे है और दो आयतन यहाँ पे है, मतलब कि टोटली कितना हो गया, टोटल 3 आयतन हो गया। कितना हो गया, 3 आयतन हो गया। आप जब इसको जोड़िएगा तो 0 से 0 हो जाएगा, 0 0 8 1 8 1 9 7 7 14 और 1 1 2 बटा में 3, बटा में 3 देख लेते कटेगा कि नहीं, 4 2 6 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 8 और 3 की 24 8 हो जाएगा और 3 तिया 9 8300 केजी पर मीटर क्यूब। 8300 केजी पर मीटर क्यूब कौन सा है, ऑप्शन बी। जितने लोगों का जवाब ऑप्शन बी था उन सभी का ऑप्शन क्या है, सही है। कैसे आया, ये फॉर्मूला हो गया, कुल द्रव्यमान बता कुल आयतन। आप लोगों ने ही फॉर्मूला को बताया है कि कुल द्रव्यमान बता कुल आयतन होता है, और हम क्या किए, इसको जोड़ के कुल द्रव्यमान को जोड़े और आयतन से इसको डिवाइड दे दिए, हमको आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमाने में आवश्यक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून में जमाने के लिए आवश्यक होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको ऑलरेडी कल ही बताते, कल के लाइव सेशन में बताए थे कि हाँ खून को जमाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा था, कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट में बताइए था। वीडियो को पॉज करके कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये ए होगा, ई होगा, सी होगा या के होगा, कौन सा होगा। तो आप लोगों का पता होगा कि विटामिन ए किसके लिए आता है, आंख की रोशनी को कम जाता है, या किसी आंख की रोशनी के लिए उत्तरदायी कौन है, ए होता है। कल पूछा था विटामिन सी से, हम बताए थे कि विटामिन सी घाव को भरने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब कि अभी यदि आपको घाव हो जा रहा है या तो उसके लिए विटामिन सी जरूरी होता है। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के आपके रुआ, आपके स्किन से या आपके रुआ से, स्किन में ही रुआ पाया जाता है उससे संबंधित है, लेकिन विटामिन के जो है ना वो आपके खून के जमाने के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए, विटामिन के खून के जमाने के लिए उत्तरदायी है। आपके शरीर में यदि विटामिन के की कमी होगी तो आपका यदि एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे कि कभी हो, या किसी कारण से आपका हार्ट कट जाता है तो क्या होगा, ब्लड बहते चला जाएगा। और ऐसा होता है कि किसी किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है और क्या होता है, खून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो स्पॉट डेथ हो जाता है। तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, खून थक्का नहीं हो पाता है, और खून जब थक्का होगा नहीं तो खून क्या होगा, लगातार निकलते रहेगा। और इसको किससे मिल सकता है, तो यदि आप हरा साग सब्जी खाते हैं, पनीर का सेवन करते हैं, तो आपको विटामिन के अच्छा खासा मात्रा में मिल जाएगा। मतलब कि कुछ हमको अलग से नहीं खाना है, घर पे जो खाते हैं हरा साग सब्जी उसमें के विटामिन के पाया जाता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद कौन सा है, पायरुविक एसिड, एसिटिक एसिड, एथाइल अल्कोहल या एसिडिक। तो यहाँ पे क्या बना है, खमीरन। खमीरन से क्या बनाया जाता है, खमीरन से बेसिकली अल्कोहल बनाया जाता है। इसके अलावा ईस्ट, इसमें ईस्ट भी मिलाया जाता है। तो ईस्ट ये क्या है, ईस्ट एक तरह का कवक है, उससे क्या किया जाता है, उसका आखिरी उत्पाद क्या होता है, एथाइल अल्कोहल होता है। पावरोटी भी ईस्ट के मदद से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, जितने लोगों ने इसका ऑप्शन सी बताया उन सभी के सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन हार्मोन है, आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी क्वेश्चन को कल के सेट में बताए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो इंसुलिन के बारे में कल ही बताए थे कि इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से निकलता है, और पैनक्रियाज में बीटा नामक एक सेल पाया जाता है, उसी से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, मधुमेह का बीमारी हो जाएगा, शुगर का बीमारी हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने ऑप्शन सी को बताया होगा, जितने लोगों ने ऑप्शन सी को बताया है उन सभी का जवाब सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। मतलब कि जो HCl होता है, उसके कांच को HCl होता है, उसको कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड से। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, इसको बेसिकली मना किया जाता है कि हाँ अति में नहीं रखिए। कैसे कहा जाता है, कांच की बोतल में, क्योंकि कांच का जो बोतल होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। इसके अलावा बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जो HCl होता है ना वो सिलिकॉन से अभिक्रिया कर लेता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए सलाह नहीं दिया जाता है। लेकिन HCl एक सांद्र है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए मना किया जाता है। लेकिन कुछ समय तक आप रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं रख सकते। तो हम क्यों रिस्क लेना जाए, हमको जरूरी इतना ही रखना ही है तो बोतल में रख लेंगे। प्लास्टिक का बोतल सही है, प्लास्टिक के बोतल में तो सब कुछ कम होता ही है।
आप इसी क्वेश्चन को यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको HCl की जगह पे क्या देता है, HF दे देता है। तो आप शौक मत होइएगा, वहां पे बताता है कि HCl नहीं होता है, HF होता है। तो आप को प्रश्न में बिहार डीएलएड HCl से पूछता है, हम HCl के बारे में बताएं, वरना हम लोगों को उतना मत पे नहीं रहना है। जो सही दे रहा है हमको नंबर चाहिए, काटना नहीं है, नंबर कटवाना तो नहीं है। तो HCl को ही हम लेके चलेंगे। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर, मतलब कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु कौन है? तांबा है, चांदी है, जस्ता है या निकेल है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कौन सा है। जिसको हम खुली हवा में छोड़ दे तो वो क्या करता है, वो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक ऑक्साइड, मतलब कि कौन सा चढ़ जाता है, बेसिक ऑक्साइड चढ़ जाता है। वो कौन सा धातु है? तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, निकल हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी, कौन होगा? तांबा होगा, जस्ता होगा, चांदी होगा, निकेल होगा? आपको पता होगा कि चांदी तो काला हो जाता है, मम्मी मम्मी जब पहनते हैं, या हम लोग ही कुछ चांदी का पहन लेते हैं, वो राखी हो, ब्रासलेट होता है, आप लोग देखते होंगे कि लंबे समय के बाद क्या होता है, वो काला पड़ने लगता है, हरा तो होता नहीं है। तो ये इसको काट ही दीजिए। निकेल, जस्ता और चांदी में बताइए कि कौन सा होगा? ना तांबा, निकेल और जस्ता में बताइए। तो आप पढ़े होंगे कि कॉपर ऑक्साइड, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड जब फेरस से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, फेरस क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो फेरस क्या करता है, फेरस इसको हटा देता है, और FeO2 आप इसको संतुलित कर लीजिएगा। तो ये क्या करता है, ये कॉपर को हटाकर खुद आ जाता है, और ये अपना रंग को क्या कर लेता है, हरा कर लेता है। मतलब कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कॉपर, तांबा, ये सही। जस्ता, जस्ता तो अभिक्रिया करता है, बट इसके ऊपर व्हाइट परत आता है, ग्रीन नहीं आता है। निकल कोई खास करता नहीं है, डी और सी काट दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस कौन सा है? मतलब कि जो कच्चे फल होते हैं उसको कृत्रिम रूप, मतलब कि प्राकृतिक, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन। एथिलीन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD। अमोनिया तो विषैला गैस है, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ये विषैला गैस है। ABCD में बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड भी विषैला गैस में गिना जाता है, इसको भी नहीं करेंगे। बी और डी में बताइए। आपके पास, आपके लिए मात्र 2 ऑप्शन छोड़ा गया है, आपको बताना है कि 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी होगा, बी होगा या डी होगा? एसिटिलीन होगा या इथिलीन होगा? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कृत्रिम रूप से हम इथिलीन का उपयोग करते हैं, ना कि एसिटिलीन का। एसिटिलीन कहीं कहीं उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, डेंजरस, खतरनाक, डेंजरस, इसलिए इसका उपयोग भी करना मना है। कृत्रिम रूप से हम किसका उपयोग करते हैं, तो इथिलीन का करते हैं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है वो लोग 7 करोड़ तो नहीं जीते हैं, लेकिन उनका जवाब तो सही हो गया, मतलब कि डी फॉर डोगेश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विस्फोटक ट्राइग्लोसरीन है एक, मतलब कि विस्फोटक ट्राइग्लोसरीन मतलब कि 3G है, क्या है, नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है, एस्टर है। आप लोगों को बताना है कि A फॉर अमेरिका, B फॉर भारत, C फॉर चाइना या फिर D फॉर दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD, जल्दी जवाब दीजिए कि 16 नंबर का कौन सा होगा? विस्फोटक ट्राई ग्लाइसरीन, TNG, जिसको TNG के नाम से जानते हैं, इसका कौन सा है? ये क्या है, नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है या एस्टर है? एस्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही भाग है। सो जितने लोगों ने ऑप्शन डी बताया उन सभी का जवाब सही है, बाकी सभी जितने लोग ABC बताया उन सभी का गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है। प्रश्न संख्या 17 पढ़िए। प्रश्न संख्या 17 में क्या बोला है? जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि से, मतलब कि जस्ता से एक बर्तन पर, मतलब कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि से बर्तन को ऋण और ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को, बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ता को धन ध्रुव, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 17 का? जल्दी जल्दी जवाब दे कि कौन सा सही होगा। ABCD, जल्दी जल्दी।
तो ऐसा कहा जाता है कि जो जिस बर्तन मतलब कि जिस चीज से लेपन किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि को क्या कहा जाता है, तो जिस चीज से लेपन किया जाता है, मतलब कि जिस चीज को लेपन किया जाता है उसको पॉजिटिव बनाया जाता है, मतलब कि जिस पर लेपन करना है उसको पॉजिटिव बनाया जाता है और जिससे लेपन करना है उसको निगेटिव। समझ में नहीं आया, समझाते हैं। दीवार को हमको पोतना है, दीवार को क्या करना है, हमको पोतना है, रंगाई करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यदि हमको दीवार को पोतना है तो दीवार को पॉजिटिव बना देंगे और हम जिस पेंट से पोत रहे हैं मतलब कि जो हमारा पेंट है उसको निगेटिव बना देंगे। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी बताया कि बर्तन को धन ध्रुव, तो हमको किसको लेपन करना है, विद्युत लेपन किसका करना है, बर्तन को करना है। और यदि बर्तन को करना है तो दीवार की जगह पे बर्तन को रख दीजिए, हम बर्तन को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। और जस्ता से हमको क्या करना है, जस्ता से एक बर्तन पर मतलब कि जस्ता मतलब कि हम जो पेंट बोले हैं पेंट की जगह पे जस्ता रख दीजिए तो जस्ता को निगेटिव बनाएंगे। ऑप्शन डी सही। जितने लोगों ने ऑप्शन डी से डोगेश भाई सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18। क्या पूछ रहा है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, मतलब कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, हीलियम, नियोन, रेडॉन, ऑर्गन। यदि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे इधर 18 नंबर होता है, 18 नंबर को क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ग्रुप नंबर 18 पढ़ेंगे, ग्रुप 18, ग्रुप 18 को किसके नाम से जानते हैं, नोबल गैस के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ये इसको एक फॉर्मूला से भी एक ट्रिक होता है याद करने के लिए, हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन। क्या, हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन। ये क्या है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आप लोगों को यही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है जो हमारे वायुमंडल में मतलब कि हमारे वायुमंडल वायु में नहीं उपस्थित होते हैं। हीलियम है, हीलियम यहाँ पे देख रहे हैं, हीलियम नोबल गैस, नोबल गैस, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन नहीं दिया है, जेनॉन भी नहीं दिया, सीधे रेडॉन दे दिया गया, मतलब कि क्रिप्टन और जेनॉन नहीं दिया, ये भी सब मतलब कि सब के सब क्या, सब के सब नोबल गैस है। अब लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हमारे वायु में पाया जाता है। तो हीलियम, नियोन और आर्गन कहीं ना कहीं हमारे वायु में पाया जाता है, लेकिन जो रेडॉन है, रेडॉन से पता ही चल रहा है जो रेडॉन है वो रेडियोधर्मी है, और यदि ये रेडियोधर्मी है तो ये हमारे वायु में रहने से इसका कोई फायदा नहीं, हम लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। हमारे वायुमंडल में कौन सा नहीं पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है, डी से डोगेश भाई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। अब हम आज के लास्ट प्रश्न से दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। इसके बाद हमको एक प्रश्न और करना है और आज का स्ट्रीम यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, मतलब कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। आयन मतलब कि चार्ज। आप लोग पढ़ेंगे कि दो तरह का आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन होता है। तो इसमें से यही बताना है कि क्लोरोफिल में कौन से धातु का मतलब कि इसमें से कौन से धातु एलिमेंट का आयन पाया जाता है। लोहा का होता है जस्ता, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि कौन सा पाया जाता है, जस्ता का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, जल्दी। आप लोगों ने क्लोरोफिल का तो नाम सुना ही होगा। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो भोजन बनने वाला तो नहीं है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का एक प्रक्रिया का एक भाग है। जैसे कि बताए थे कि क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल हो गया सूर्य का उपस्थिति होना चाहिए, जल होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए, और इस सभी की उपस्थिति में क्या करता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो उस प्रक्रिया में जो क्लोरोफिल का नाम लिए, उस क्लोरोफिल को में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। वो कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम का होता है। ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बिहारी बाबू, मतलब कि बी फॉर बिहार। आज के लास्ट प्रश्न, या बी से भारत बोलिए। आज के लास्ट प्रश्न, बल का एसआई मात्रक, बहुत इजी क्वेश्चन। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से एक नाम से भी जाना जाता है, वो है पास्कल, न्यूटन, हर्ट्ज या जूल। आप इसका जल्दी जवाब दीजिए, तब तक एक और इसका नाम बता देते हैं। ए बी सी डी, कौन सा सही होगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसआई मात्रक में क्या बोलते हैं इसको, आपको पता होगा कि न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन बाबा बोलते हैं, न्यूटन बाबा। ऑप्शन बी करेक्ट कि डिसकरेक्ट, सही कि गलत, सही। हर्ट्ज किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, अर्थ जो होता है फ्रीक्वेंसी। जूल किसका होता है, एनर्जी का बोल दीजिए।
वर्क। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का। तो बी फॉर भारत, बी फॉर बिहार। हाँ अभी हम बताए थे कि आप जब ये पढ़े होंगे, जब पढ़ाया जाता है वही साई मात्रक पढ़ाया जाता है, उसको क्या क्या पढ़ाया जाता है? एक एफपीएस पढ़ाया जाता है, सीजीएस पढ़ाया जाता है और एमकेएस पढ़ाया जाता है, यही तीनों ना पढ़ाया जाता है। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, यही तीन को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये तो एसआई मात्रक दे दिया है और एमकेएस दे दिया गया है, एमकेएस और एसआई मात्रक दे दिया है। एसआई तो हो जाएगा क्या? एसआई न्यूटन हो जाएगा, NUT, स्पेलिंग ही भूला गया, हिंदी में समझ लीजिए न्यूटन बोलते हैं, इंग्लिश से स्पेलिंग भूल गए। एमकेएस में तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि यहाँ दे दिया गया है, केजी मीटर और सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। लेकिन सीजीएस में भी इसको कुछ बोलते हैं। केजी को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा? केजी को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करते तो क्या आता है? एक किलो में कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होता है? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सॉरी एक किलो में कितना ग्राम, एक किलो में कितना ग्राम? एक किलो में 1000 ग्राम बोल रहे हैं कि बन का है नहीं रहा, 1 किलोग्राम यहाँ पे केजी ना है, हम किलो को छोड़ के यहाँ पे सीधे सी पर लगे हुए हैं। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, यहाँ पे 1000 लिख दिए और यहाँ पे किलो के जगह पे हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर लिख देंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर के जगह पे क्या लिख देंगे? सी। ग्राम लिख देंगे। और एक सेकंड को तो यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड कहीं भी ये सब जगह पे सेकंड ही रहता है, तो इसको सेकंड ही छोड़ देंगे, तो सेकंड ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁵ सीजीएस में, मतलब कि 10⁵ सीजीएस हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, भूल गए क्या बोलते हैं, अच्छा नाम था, भूल गए कि क्या बोलते हैं। आप इसको सर्च करके आइएगा, कल के लेक्चर में सबसे पहले इसी को बताएंगे। अभी याद था कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, कुछ डाइन बोल रहे हैं कि अभी याद था, डाइन। इसको क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। वो डाइन नहीं जो आप लोग हमारे आम समाज में बोला जाता है। इसको सीजीएस में क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। मतलब कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ सीजीएस, और इसको डाइन बोला जाता है। जैसे कि हम इसको न्यूटन बोलते हैं, इसको डाइन बोलते हैं। आज हम क्या किए? आज हम इसी प्रश्न के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कल हम फिर लाइव या रिकॉर्डेड देखिए कैसा नेटवर्क रह रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो कल फिर हम नेक्स्ट सेट के साथ, मतलब कि सेट नंबर 20 के साथ उपस्थित होंगे। सो आप लोग लाइव आ जाइएगा, देखिए क्या हो रहा है कल। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि हंसते और मुस्कुराने से तो कुछ खास काम तो चलेगा नहीं, पढ़ना कुछ ज्यादा ही जरूरत है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।